गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा 12th फाउंडेशन के सिलेबस में जो चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर 1 चल रहा है। चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स के बारे में आपको पढ़ाया जा रहा है, जीवों में जनन के बारे में आपको पढ़ाया जा रहा है। उस चैप्टर से जुड़ी हुई बहुत सी बातें हमने आपको पहले पढ़ा दी हैं, लेकिन उनसे आगे की बातें आपको पढ़ाई जाएंगी। देखें सबसे पहले बेटा क्लास 12th फाउंडेशन चैप्टर फर्स्ट आपको पढ़ाया जा रहा है। वो क्या है? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। जीवों में जनन। इसी चैप्टर के बारे में बेटा बहुत सी बातें हमने आपको पहले भी बताई हैं। आज हम आपको इस चैप्टर से जुड़े हुए टॉपिक के बारे में पढ़ाएंगे, वो है एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखें एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसे हिंदी में कहते हैं लैंगिक जनन के लाभ। लैंगिक जनन के लाभ क्या क्या हैं बेटा, तो वो आपको इसमें हम बताएंगे आपको। तो बेटा देखें एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन के लाभ में फर्स्ट पॉइंट देखेंगे आप। सबसे पहला सबसे एडवांटेज क्या है? वेरिएशंस। यू नो दिस वेरी वेल। जैसा कि आप जानते हैं, इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है, इसमें क्या होता है, जो गैमेट फ्यूजन इज अकर इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। गैमेट फ्यूजन इज अकर। गैमेट फ्यूजन पाया जाता है। ड्यू टू दिस, इसके कारण न्यू कॉम्बिनेशंस आर फॉर्म्ड। नए कॉम्बिनेशन बनते हैं। ड्यू टू दिस न्यू कॉम्बिनेशन आर फॉर्म्ड, नए कॉम्बिनेशन बनते हैं। एंड वेरिएशन इज कॉजेस, और वेरिएशन पैदा होती है। वेरिएशन इज कॉजेस। इस तरह से आपको बेटा ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एडवांटेज है वेरिएशंस। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट फ्यूजन इज अकर, ड्यू टू दिस न्यू कॉम्बिनेशन आर फॉर्म्ड एंड वेरिएशन इज कॉजेस। हिंदी में देख लें विभिन्नताएं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? विभिन्नताएं। देखें इसमें लैंगिक जनन में युग्मक संलयन पाया जाता है। लैंगिक जनन में युग्मक संलयन पाया जाता है। इसके कारण नए पुनर्संयोजन बनते हैं। जिनसे विभिन्नताएं पैदा होती हैं। पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा बेटा। क्या आपको बताया गया है? एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन के लाभ। लैंगिक जनन के क्या क्या लाभ हैं बेटा? सबसे पहला पॉइंट देखेंगे वेरिएशन। लैंगिक जनन से वेरिएशन प्राप्त होता है। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट फ्यूजन इज अकर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फ्यूजन होता है। ड्यू टू दिस न्यू कॉम्बिनेशन आर फॉर्म्ड एंड वेरिएशन इज कॉजेस। लैंगिक विभिन्नताएं। फर्स्ट पॉइंट, लैंगिक जनन में युग्मक संलयन पाया जाता है। इसके कारण नए पुनर्संयोजन बनते हैं, जिससे विभिन्नताएं पैदा होती हैं। लैंगिक जनन का एक लाभ ही आपको बता दिया गया है। अगला पॉइंट देखेंगे बेटा, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगला पॉइंट देखेंगे, लैंगिक जनन से ही जुड़ा हुआ पॉइंट है, ये आपको देखना है।
एडवांटेज ये लैंगिक जनन का पहला आपको पॉइंट बता दिया गया है। दूसरा पॉइंट देखेंगे, दूसरा पॉइंट है लैंगिक जनन के लाभकारी इवोल्यूशन। इवोल्यूशन कहते हैं जैव विकास को। जैसा कि आप जानते हैं, आप आगे भी पढ़ेंगे जैव विकास के बारे में, मैं आपको बता देता हूँ बेटा जैव विकास क्या होता है। पहले भी आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में। जैव विकास क्या होता है? ग्रेजुअल चेंजेज इन सक्सेसिव जनरेशंस, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जीवों में जो परिवर्तन आते हैं उसे जैव विकास कहते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर ने जैव विकास शब्द दिया था। किसने दिया था? हर्बर्ट स्पेंसर ने जैव विकास शब्द दिया था। तो बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एडवांटेज एक और जैव विकास है। देखें आगे, वेरिएशन is the basis of evolution। तो बेटा दूसरा लाभ क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का? एडवांटेज क्या है? दूसरा है इवोल्यूशन, जैव विकास, जिसमें क्या होता है? वेरिएशन इज द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन, मतलब जैव विकास का आधार विभिन्नता है। इस तरह से आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। दूसरा एडवांटेज मैंने आपको बता दिया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। दूसरा एडवांटेज क्या है बेटा? इवोल्यूशन है, जैव विकास। वेरिएशन पहला तो बता दिया आपको वेरिएशन एडवांटेज, दूसरा इवोल्यूशन या जैव विकास आपको बता दिया गया। आगे देखें, अब तीसरा एडवांटेज देखना है बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही जुड़ा हुआ, वो है थर्ड एडवांटेज, एडेप्टेशन। क्या है? एडेप्टेशन, अनुकूलन। सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग offspring have more chances in changing environmental conditions। देखें पॉइंट बेटा, ये आपको बताया जा रहा है जो अनुकूलन। लैंगिक जनन से पैदा होने वाले जीव बदलती वातावरणीय दशाओं में अनुकूलन के ज़्यादा मौके रखते हैं। पॉइंट आप देखें बेटा, लैंगिक जनन से लाभ का एक अगला पॉइंट है एडेप्टेशंस, अनुकूलन। सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग, लैंगिक जनन से जो संतानें पैदा होती हैं, हैव मोर चांसेस इन चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस। लैंगिक जनन से पैदा होने वाले जीव बदलती वातावरणीय दशाओं में अनुकूलन के ज़्यादा मौके रखते हैं। जो संतानें लैंगिक जनन से पैदा होती हैं वो बदलती वातावरणीय दशाओं में अनुकूलन का ज़्यादा मौका रखती हैं, बदलती वातावरणीय दशाओं में अपने आप को ढाल लेती हैं। इसलिए बेटा कहा जाता है अलैंगिक जनन को लैंगिक जनन से अच्छा माना जाता है, लैंगिक जनन को अलैंगिक जनन से अच्छा माना जाता है। ये आपको याद रखना है। किसको अच्छा माना जाता है? लैंगिक जनन को, इसलिए बेटर मानती हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोर बेटर इन कंपेरिजन टू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लर्न दिस पॉइंट वेरी केयरफुली। ये कारण है जो आपको बता दिए गए हैं। अगला पॉइंट देखेंगे। इस तरह से आपको क्लियर हो गया होगा बेटा क्या आपको बताया गया है। अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट है वाइटलिटी एंड
लिविंगनेस, लिविंगनेस मतलब ताकत एवं जीविता कहते हैं हिंदी में। देखें, सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग, सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग हैव, sexually producing offspring have more vitality and livingness लैंगिक जनन से पैदा होने वाली संतानें, लैंगिक जनन से पैदा होने वाली संतानें, लैंगिक जनन से पैदा होने वाली संतानें ज़्यादा ताकत एवं जीविता रखती हैं। पॉइंट को देखें बेटा, अभी आपको बताया है एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन के लाभ आपको बताए जा रहे हैं। उनमें से मैं आपको 3 पॉइंट बता चुका हूँ, चौथा पॉइंट आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो वाइटलिटी एंड लिविंगनेस, ताकत एवं जीविता, सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग हैव मोर वाइटलिटी एंड लिविंगनेस, लैंगिक जनन से जो संतानें पैदा होती हैं वो अलैंगिक जनन से पैदा होने वाली संतानों की तुलना में ज़्यादा ताकत रखती हैं, मजबूत होती हैं, ज़्यादा वाइटलिटी रखती हैं और जीविता रखती हैं, मतलब ज़्यादा अच्छी तरह जीवित रह सकती हैं, जीवित रह सकती हैं, जीवित रहने का गुण उनमें ज़्यादा होता है। किनमें? जो लैंगिक जनन से संतानें पैदा होती हैं उनमें, सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग में। इस तरह से पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा जो आपको बताया गया है। आगे देखते हैं। तो बेटा इस तरह से आपको हमने क्या बताया, इस तरह से हमने बताया कि एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन के क्या लाभ हैं ये आपको बता दिए गए हैं। आगे देखेंगे पॉइंट। अगला पॉइंट देखना है बेटा। इस तरह से आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, आपको बताया गया। अब बेटा सारे पॉइंट बता दिए हैं, अब हम आगे डिस्कस करेंगे क्या, डिसएडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन की हानियाँ क्या हैं, लैंगिक जनन के नुकसान क्या हैं, वो आपको बताएंगे यहाँ पे। देखिए, डिसएडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखें पॉइंट, लैंगिक जनन की हानियाँ या नुकसान जो आपको यहाँ पर बताई जाएंगी। डिसएडवांटेजेस कहते हैं, पहला होता है इट इज़ बाई पेरेंटल, यह द्विजनकीय होता है, जानते ही हैं आप। द्विजनकीय होता है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, इट इज़, पहला तो इट इज़ बाई पेरेंटल या द्विजनकीय होता है। दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, इट इज़ स्लो प्रोसेस, यह धीमी प्रक्रिया है। अगला पॉइंट देखेंगे। इस तरह से पॉइंट आपको क्लियर हो रहे होंगे कि आपको बताए गए हैं बेटा डिसएडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन की हानियाँ बताई जा रही हैं। पहला इट इज़ बाई पेरेंटल, द्विजनकीय होता है। इट इज़ स्लो प्रोसेस, धीमी प्रक्रिया होती है। फर्टिलाइजेशन हैज़ चांस फैक्टर, निषेचन चांस कारक रखता है या मौके कारक रखता है। निषेचन मतलब क्या होता है, निषेचन प्रक्रिया जो होती है मतलब चांस रखती है, मौका रखती है दूसरे
मतलब बदलती हुई वातावरणीय दशाओं में ढालने के लिए अपने आप को एक इसका मतलब ये बेटा फर्टिलाइजेशन हैज़ चांस फैक्टर, निषेचन चांस कारक रखता है, चांस मौके के लिए जिम्मेदार कुछ कारक रखता है। कौन? निषेचन। ये आपको क्लियर हो गए होंगे पॉइंट आपको जो बताए गए हैं। तो सारे पॉइंट आपको क्लियर हैं। अब आगे देखते हैं। डिसएडवांटेज आपको बता दिए हैं, चांस कारक रखता है बता दिया आपको भी लास्ट में। अब आगे देखेंगे बेटा अगला पॉइंट है। इस तरह से आपको ये पॉइंट क्लियर कर दिए हमने। क्या? सारे पॉइंट बता दिए गए हैं। डिसएडवांटेज लैंगिक जनन की हानियाँ क्या हैं, लैंगिक जनन के नुकसान क्या हैं, ये आपको बता दिए गए। अब बेटा आगे देखेंगे फेजेस ऑफ लाइफ इन ऑर्गेनिजम्स। फेजेस ऑफ लाइफ इन ऑर्गेनिजम्स, फेजेस ऑफ लाइफ इन ऑर्गेनिजम्स। जीवों में जनन की अवस्थाएं, जीवों में जनन की अवस्थाएं, जीवों में जनन की जो अवस्थाएं होती हैं बेटा वो कौन कौन सी होती हैं ये आपको बताया जाएगा। जीव के जीवन में जनन की कौन कौन सी अवस्थाएं आती हैं, जीवों के जीवन में, जीवों के जीवन की अवस्थाएं, जीवों के जीवन की अवस्थाएं। पॉइंट क्लियर हो गया होगा बेटा। देखें, फेजेस ऑफ लाइफ इन ऑर्गेनिजम्स, जीवों में जनन की अवस्थाएं, जीवों में जनन की अवस्थाएं कौन सी हैं वो आपको बताई जाएंगी। देखिए पहला पॉइंट है, फर्स्ट है जीवों में जनन, जीवन की अवस्थाओं में सबसे पहली अवस्था होती है वो होती है जुवेनाइल फेज़। कौन सी होती है बेटा? जुवेनाइल फेज़, जिसे कहते हैं किशोरावस्था। और दूसरी होती है, दूसरी कौन सी होती है बेटा? दूसरी होती है रिप्रोडक्टिव फेज़, रिप्रोडक्टिव फेज़, इसे कहते हैं जनन अवस्था। रिप्रोडक्टिव फेज़ को क्या कहते हैं बेटा? जनन अवस्था। रिप्रोडक्टिव फेज़ को कहते हैं जनन अवस्था। इस तरह से दो अवस्थाएं ये बताई गई हैं। तीसरी अवस्था और होती है, वो कौन सी होती है? तीसरी अवस्था होती है सेनेसेंट फेज़, सेनेसेंट फेज़, सेनेसेंट फेज़, जिसे कहते हैं जीर्ण अवस्था। इस तरह से तीन अवस्थाएं बताई गई हैं जीवों के जीवन में। ये तीन अवस्थाएं होती हैं जो आपको बताई गई हैं। सबसे पहली जुवेनाइल फेज होती है, किशोरावस्था होती है। दूसरी रिप्रोडक्टिव फेज, जनन अवस्था होती है। तीसरी सेनेसेंट फेज होती है, जिसे जीर्ण अवस्था कहते हैं। इस तरह से तीनों अवस्थाएं जीवों के जीवन में होती हैं जो आपको बताई गई हैं। जीवों के जीवन में कौन कौन सी अवस्थाएँ होती हैं आपको बता दी हैं। तो बेटा आगे सबसे पहले जुवेनाइल फेज के बारे में आपको बताएंगे। देखिए पॉइंट, पहला देखेंगे जुवेनाइल फेज में। फर्स्ट पॉइंट, जुवेनाइल फेज, इट इज़ प्री रिप्रोडक्टिव फेज, इट इज़ प्री रिप्रोडक्टिव फेज, इट इज़ प्री रिप्रोडक्टिव फेज, प्री रिप्रोडक्टिव फेज होती है। इट इज़ प्री रिप्रोडक्टिव फेज। इन दिस फेज, in this phase changes in leaf structure, comma, changes in color of feathers of wings, feathers of birds, in protective, in फेज। देखें ध्यान से, इट इज़ प्री रिप्रोडक्टिव फेज, जनन से पहले की अवस्था होती है। इस फेज में डिफरेंस इन लीफ स्ट्रक्चर, ये याद रखना है, डिफरेंस इन लीफ स्ट्रक्चर, लीफ स्ट्रक्चर में डिफरेंस पाए जाते हैं। और डिफरेंस इन कलर ऑफ फेदर्स, मतलब पक्षियों के पंखों में परिवर्तन पाए जाते हैं। आगे पॉइंट देखेंगे। इसके अलावा डिफरेंस इन प्रोटेक्टिव फेज,
प्रोटेक्टिव प्रोसेस मतलब सुरक्षा प्रक्रिया में भी अंतर पाए जाते हैं। इस तरह से आपको बता दिया गया है कि जुवेनाइल फेज में क्या होता है, इट इज़ प्री रिप्रोडक्टिव फेज, जनन से पहले की अवस्था होती है। इन दिस फेज डिफरेंस इन लीफ स्ट्रक्चर, पत्तियों की संरचना में परिवर्तन अंतर आते हैं। डिफरेंस इन कलर ऑफ फेदर्स ऑफ बर्ड्स, पक्षियों के पंखों के रंगों में अंतर आता है। और डिफरेंस इन प्रोडक्टिव प्रोसेस, प्रोडक्टिव प्रोसेस में भी डिफरेंस होता है, अंतर पाया जाता है। सुरक्षा प्रक्रिया में भी अंतर होता है। इसके अलावा बेटा इट इज़ वेजिटेटिव फेज इन प्लांट्स, प्लांट्स में ये क्या कहलाती है, कायिक अवस्था कहलाती है। इट इज़ वेजिटेटिव फेज इन प्लांट्स, प्लांट्स में क्या कहलाती है, कायिक अवस्था कहलाती है। तो इस तरह से मैं आपको बेटा बता रहा हूँ कि जीवों में जीवन की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहली अवस्था आपको जुवेनाइल फेज बताई गई है, इट इज़ प्री रिप्रोडक्टिव फेज, यह जनन से पहले की अवस्था है। इन दिस फेज डिफरेंस इन लीफ स्ट्रक्चर, इस फेज में पत्तियों की संरचना में परिवर्तन आते हैं। डिफरेंस इन कलर ऑफ फेदर्स ऑफ बर्ड्स, पक्षियों के पंखों के रंगों में परिवर्तन आते हैं। और इसके अलावा बेटा डिफरेंस इन प्रोडक्टिव प्रोसेस, सुरक्षा प्रक्रिया में परिवर्तन अंतर होते हैं। इट इज़ वेजिटेटिव फेज इन प्लांट्स, पौधों में यह कायिक प्रक्रिया कहलाती है। इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको बताया गया है। इंग्लिश में मैंने लिख दिया है, हिंदी में मैंने बोल भी दिया है, आपको समझ में आ गया होगा हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। तो इस तरह से बेटा आपको पहली फेज़ के बारे में आपको बता दिया गया है। दूसरी फेज़ कौन सी होती है बेटा, दूसरी फेज़ होती है जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, वो दूसरी फेज़ कौन सी है, रिप्रोडक्टिव फेज़। दूसरी फेज़ होती है बेटा कौन सी, रिप्रोडक्टिव फेज़, जनन अवस्था भी कहलाती है। बेटा एक बात और याद रखें यहाँ पे, जो मैंने आपको पहले भी जुवेनाइल फेज़ बताई थी उसके बारे में याद रखें। इट इज़ ए ग्रोथ फेज़, इट इज़ ए ग्रोथ पीरियड, वृद्धि की अवस्था है। ऑन जुवेनाइल फेज़ वृद्धि की अवस्था है। इट इज़ द टाइम या पीरियड, इट इज़ पीरियड बिटवीन द बर्थ एंड रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी, मतलब जीव का जब से जन्म होता है तब से लेकर उसके जनन परिपक्वता के बीच का समय क्या कहलाता है, उसके जनन परिपक्वता के बीच का समय कहलाता है जुवेनाइल फेज़, जो भी आपको बताई गई है। तो बेटा ये पॉइंट आपको जुवेनाइल फेज़ के बारे में ये पॉइंट भी याद रखना है। क्या पॉइंट याद रखना है कि जो जीव के जनन से लेकर उसके जीव के जन्म से लेकर उसके जनन परिपक्वता तक के बीच के समय को, जीव के जन्म से लेकर जनन परिपक्वता तक के बीच के समय को क्या कहा जाता है, वेजिटेटिव फेज़ कहा जाता है या कायिक अवस्था कहा जाता है। पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको बताया गया है। जब से जीव का जन्म है, इट इज़ ए पीरियड बिटवीन बर्थ एंड रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ओके, रिप्रोडक्टिव फेज, ये रिप्रोडक्टिव फेज में याद रखना है। इन दिस फेज organisms prepare for reproduction and sexual reproductive organs are well developed। इस पॉइंट में देख लेंगे बेटा, इसमें क्या होता है, इस अवस्था में जिसे जनन अवस्था भी कहते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें ऑर्गेनिजम्स जनन करने के लिए तैयार हो जाता है और लैंगिक जनन के जो अंग होते हैं वो अच्छी तरह से विकसित हो जाते हैं इस प्रक्रिया में। तो इस तरह से आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि आपको बताया गया है। समझ गए होंगे रिप्रोडक्टिव फेज में क्या है। इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स लैंगिक जनन के लिए तैयार हो जाता है और जननांग पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं इस अवस्था में जीव के। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको बताया गया है। तो रिप्रोडक्टिव फेज आपको बता दी गई है, आपके समझ में आ गई होगी कि आपको बताया गया है, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं बेटा अगली अवस्था के बारे में।
वो है तीसरी सेनेसेंट फेज। तीसरी कौन सी है बेटा? सेनेसेंट फेज। सेनेसेंट फेज इसे कहते हैं जीर्णावस्था या वृद्धावस्था भी कहलाती है। इन दिस फेज organisms become old। जीव कैसे हो जाते हैं इसमें? बूढ़े हो जाते हैं। organisms become old, जीव कैसे हो जाते हैं इसमें? बूढ़े हो जाते हैं। एंड देयर सेल्स, और उनकी कोशिकाएं, देयर सम सेल्स आर डेड, उनकी कुछ कोशिकाएं मृत हो जाती हैं। देयर सम सेल्स आर डेड, उनकी कुछ कोशिकाएं कैसी हो जाती हैं? मृत हो जाती हैं। एंड रीच एट डेथ पीरियड। देखें सेनेसेंट फेज में क्या होता है। इस फेज में, इस अवस्था में जीव पुराने हो जाते हैं या बूढ़े हो जाते हैं और उनकी कुछ कोशिकाएं मृत हो जाती हैं और मृत्यु के समय के नज़दीक पहुंच जाते हैं लास्ट में। ये अवस्था जीवन की इस तरह से आपको बता दी गई हैं। तीनों अवस्थाएं आपको समझ में आ गई होंगी कि आपको बताई गई हैं। जीव के जीवन में आने वाली अवस्थाओं के बारे में आपको जानकारी दे दी गई है पूरी तरीके से। अब बेटा हम आपको यहाँ पे बताते हैं, एक पॉइंट है रिप्रोडक्टिव फेज से जुड़ा हुआ है। सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग प्लांट्स जो होते हैं, सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग प्लांट्स दो प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं वो कहलाते हैं मोनोकार्पिक प्लांट्स, दूसरे होते हैं पॉलीकार्पिक प्लांट्स। तो मोनोकार्पिक प्लांट्स क्या होते हैं बेटा? मोनोकार्पिक प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो जीवन में एक बार फूल आते हैं उनमें और फल आते हैं और बाद में मर जाते हैं, मोनोकार्पिक प्लांट्स कहलाते हैं। पॉलीकार्पिक प्लांट्स का क्या होते हैं? ऐसे पौधों में हर साल फूल आते हैं, फल आते हैं और हर साल आते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? पॉलीकार्पिक प्लांट्स कहलाते हैं। तो इस तरह से पॉइंट को देख लेंगे आप अच्छे से। हम आपको जो बताने जा रहे हैं, सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग प्लांट्स आर द टू टाइप्स। लैंगिक जनन करने वाले पौधे दो प्रकार के हैं। लैंगिक जनन करने वाले पौधे दो प्रकार के हैं। पहले कौन से हैं? पहले हैं मोनोकार्पिक प्लांट्स। मोनोकार्पिक पौधे मोनोकार्पिक पौधे आर दोज प्लांट्स वो प्लांट्स हैं विच डेवलप फ्लावर once in whole life and then develop fruits and die। देखें पॉइंट अच्छे से, अभी आपको जो बताया जा रहा है। मोनोकार्पिक प्लांट्स कौन से हैं? आर दोज प्लांट्स विच डेवलप फ्लावर वंस इन होल लाइफ एंड देन डेवलप फ्रूट्स एंड डाई। मोनोकार्पिक पौधे वो पौधे होते हैं जो जीवन में एक बार फूल विकसित करते हैं, फल विकसित करते हैं और मर जाते हैं। उदाहरण कौन से मोनोकार्पिक पौधों के? जैसे एग्जाम्पल बैम्बूसा। अब तो बेटा जो आपको बताए जा रहे हैं कौन से हैं? हाँ, सबसे पहले ये ध्यान रखें, पॉइंट ये यहाँ पे क्लियर कर लें। एनुअल प्लांट कौन से हैं? वो एनुअल में मतलब वार्षिक पौधों में उनके उदाहरण कौन से हैं? एनुअल प्लांट्स हैं
व्हीट एंड राइस, व्हीट कॉमा राइस, गेहूँ और चावल। बाईएनियल में हैं बाई एनुअल प्लांट्स के उदाहरण कौन से हैं? बाई एनुअल प्लांट्स के उदाहरण हैं रेडिश, कैरेट। मोनोकार्पिक के उदाहरण हैं जो आपको बताए जा रहे हैं। पॉइंट आप समझ रहे होंगे। इसके अलावा बेटा सम प्लांट्स एग्जिबिट्स एबनॉर्मल करैक्टर। पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। मोनोकार्पिक प्लांट्स कैसे होते हैं? आर दोज प्लांट्स विच डेवलप फ्लावर वंस इन होल लाइफ एंड देन डेवलप फ्रूट्स एंड डाई। बता दिए आपको। एनुअल प्लांट के उदाहरण कौन से? वार्षिक पौधों के उदाहरण हैं गेहूँ और चावल। द्विवर्षीय पौधों के उदाहरण हैं मूली और गाजर। और कुछ प्लांट्स एबनॉर्मल करैक्टर दिखाते हैं, जैसे एग्जाम्पल बैम्बूसा एग्जिबिट्स फ्लावरिंग, आफ्टर 12 ईयर्स। बांस के पौधे में क्या होता है? जो फ्लावरिंग आती है 12 साल में एक बार बांस के पौधे जो होते हैं वो अपने जीवन में फ्लावरिंग अकर इन बैम्बूसा एग्जिबिट्स फ्लावरिंग इन अकर वंस इन होल लाइफ। बांस में जो फ्लावरिंग होती है उनके जीवन में एक बार ही फ्लावरिंग होती है। तो आगे देखें। ऐसे ये पौधा है स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, जिसे नीलकुरंज भी कहते हैं। नीलकुरंज एग्जिबिट्स फ्लावरिंग आफ्टर 12 ईयर्स। देख लें पॉइंट बेटा। कुछ पौधे जैसे स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना नीलकुरंज भी कहते हैं, नीलकुरंज भी कहते हैं। ऐसे नीलकुरंज में जो फ्लावरिंग होती है वो कब होती है? 12 साल में एक बार फ्लावरिंग होती है नीलकुरंज में। नीलाकुरंज में क्या होता है? फ्लावरिंग कब होती है? नीलाकुरंज में फ्लावरिंग जो होती है वो जीवन में 12 साल में एक बार फ्लावरिंग होती है। इनमें 2006 में एक बार फ्लावरिंग हुई थी और उसके बाद 2018 में फ्लावरिंग अभी देखी गई है। और ये प्लांट्स कहाँ मिलते हैं? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका के पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं और इनके फूल सड़कों पर बिछ जाते हैं, जिससे सैलानी या पर्यटक जो होते हैं वो इनकी ओर आकर्षित होते हैं, पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना पौधे के बारे में याद रखना है। फ्लावरिंग जो दिखाता है वो 12 ईयर्स में एक बार होती है और बांस में भी अपने जीवन में एक बार फ्लावरिंग होती है। इस तरह से आपको ये उदाहरण मैंने कौन से पौधों के दिए बेटा? मोनोकार्पिक पौधों के बारे में आपको बता दिया है। इस तरह से क्लियर हो गया होगा आपको क्या बताया गया है बेटा। अब आगे देखते हैं। मोनोकार्पिक पौधों के बारे में आपको बता दिया है। पॉइंट आपको हिंदी में मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है और इंग्लिश में बोल दिया, पॉइंट भी नोट कर दिए इंग्लिश में। अगला पॉइंट देखेंगे बेटा। इस तरह से आपको क्लियर हो गया होगा बेटा क्या आपको बताया गया है। अब बेटा आगे आपको बताया जाएगा पॉलीकार्पिक प्लांट्स के बारे में। दूसरे कौन से होते हैं? पॉलीकार्पिक प्लांट्स होते हैं। पॉलीकार्पिक प्लांट्स और दोज प्लांट्स वो पौधे हैं विच डेवलप flowering and fruiting
एंड फ्रूटिंग इन एवरी ईयर। पॉइंट देख लें, पॉलीकार्पिक प्लांट्स वो पौधे होते हैं जिनमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग की जो प्रक्रिया होती है वो हर साल होती है, वो पॉलीकार्पिक पौधे कहलाते हैं। जिनमें फ्लावरिंग की प्रक्रिया हर साल होती है वो कौन से होते हैं? पॉलीकार्पिक प्लांट्स कहलाते हैं। वो पौधे हैं जिनमें फ्लावरिंग की प्रक्रिया या फलन की प्रक्रिया, फूल आने की प्रक्रिया और फल आने की प्रक्रिया हर साल होती है। आर दोज प्लांट विच डेवलप फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग, विकसित करते हैं फ्लावरिंग इन एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष में। उदाहरण कौन से हैं? एग्जाम्पल एप्पल, मैंगो, ऑरेंज। एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, जैक फ्रूट, लेमन एटसेट्रा, नीम, जामुन एटसेट्रा। तो बेटा पॉलीकार्पिक पौधों के उदाहरण बता दिए, जैसे सेब है, आम है, संतरा है, कटहल है, नींबू है, नीम है, जामुन इत्यादि ऐसे पौधे हैं जिनमें हर साल फ्लावरिंग होती है और हर साल फल भी आते हैं, जो आपको बता दिए गए हैं। इस तरह से पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा क्या आपको बताया गया है बेटा। अब मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, वो क्या बताने जा रहा हूँ, होमवर्क के क्वेश्चन आपको बताने हैं। देखिए होमवर्क में हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स देख लेंगे। होमवर्क देखें, पहला पॉइंट, मोनोकार्पिक पौधे का उदाहरण है। मोनोकार्पिक पौधे का उदाहरण है, पहला गाजर, दूसरा मूली, तीसरा बांस, चौथा आम। एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोकार्पिक प्लांट इज, मोनोकार्पिक प्लांट का उदाहरण है, पहला पहला कैरेट, दूसरा रेडिस, तीसरा बैम्बूसा, चौथा मैंगो। कौन सा सही है ये आपको पिकअप करना है। मोनोकार्पिक पौधे का उदाहरण है, एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोकार्पिक प्लांट इज, फर्स्ट इज कैरेट, रेडिस, बैम्बूसा, मैंगो। मोनोकार्पिक पौधे का उदाहरण है गाजर, मूली, बांस, आम। कौन सा सही है आपको पिकअप करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पॉलीकार्पिक पौधे का उदाहरण है, पॉलीकार्पिक पौधे का उदाहरण है, पहला पॉलीकार्पिक पौधे का पहला उदाहरण कौन सा है बेटा। पॉलीकार्पिक पौधे का पहला उदाहरण है, जैसे आपको मैं उदाहरण दे रहा हूँ, पॉलीकार्पिक पौधे का आम, नीम, कटहल, चौथा बांस। उनमें से कौन सा सही है आपको पिकअप करना है। एग्जाम्पल ऑफ पॉलीकार्पिक प्लांट इज मैंगो, नीम, जैक फ्रूट, बैम्बूसा। विच वन इज करेक्ट ये आपको पिकअप करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, नीलकुरिंजी उदाहरण है, पहला मोनोकार्पिक का, दूसरा पॉलीकार्पिक का, तीसरा मीजोकार्पिक का, चौथा
उपयुक्त में से कोई नहीं। देख लें क्वेश्चन। नीलकुरंजी स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना कहती है इज एग्जाम्पल ऑफ मोनोकार्पिक, पॉलीकार्पिक, मीजोकार्पिक, नन ऑफ द एबव। नीलकुरंजी उदाहरण है मोनोकार्पिक का, पॉलीकार्पिक का, मीजोकार्पिक का, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा सही है ये आपको पिकअप करना है। इस तरह से पॉइंट क्लियर हो गए होंगे आपको जो बताए गए हैं। आगे आप देखेंगे 3 क्वेश्चन आपको बता दिए बेटा, अगले क्वेश्चन आपको डिस्कस कर लेते हैं अभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। लैंगिक जनन का डिसएडवांटेज है। लैंगिक जनन की हानि कौन सी है, इनमें से ये पिकअप करनी है बेटा आपको। पहला अनुकूलन और दूसरा जीविता, तीसरा विभिन्नता, चौथा जैव विकास। कौन सा सही है ये आपको पिकअप करना है। डिसएडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज, फर्स्ट इज एडेप्टेशन, सेकंड इज लिविंगनेस, थर्ड इज वेरिएशन, फोर्थ इज इवोल्यूशन। कौन सा सही है आपको पिकअप करना है। इस तरह से आपको बता दिया गया है बेटा। लैंगिक जनन का डिसएडवांटेज है अनुकूलन, जीविता, विभिन्नता, जैव विकास। पॉइंट क्लियर हो गए होंगे आपको जो बताए गए हैं सारे। आगे देखते हैं। अभी बताया गया क्वेश्चन में देख लेंगे। आपको बताया गया क्वेश्चन ये था कि बेटा विच इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ लिविंगनेस। सॉरी दोबारा बता देता हूँ मैं इस क्वेश्चन को बेटा, दोबारा देख लेंगे थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर जो 4 बताया है आपको लैंगिक जनन का, ये है 4 क्वेश्चन। दोबारा अगेन रिपीट कर रहा हूँ बेटा। लैंगिक जनन का डिसएडवांटेज है, दोबारा रिपीट किया गया है, डिसएडवांटेज है। लैंगिक जनन की हानि कौन सी है इनमें से, ये आपको पिकअप करनी है। पहला ऑप्शन है बेटा अनुकूलन। क्वेश्चन वही है बेटा, चौथा दोबारा रिपीट कर दिया है मैंने, अगर किसी बच्चे ने ना सुन पाया हो इसलिए दोबारा रिपीट कर दिया। अनुकूलन, दूसरा विभिन्नता, तीसरा जैव विकास। सही ऑप्शन इसमें से पिकअप करना है, वो वाला नहीं है बेटा, ये आपको देखना है। चौथा ऑप्शन है धीमी प्रक्रिया, इनमें से पिकअप करना है। ये रियल क्वेश्चन है बेटा, इसको फोकस करना है आपको, वो क्वेश्चन नहीं है, ये वाला क्वेश्चन है। तो थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, अब इसका सही करेक्ट करके आपको बताया गया क्वेश्चन है, इसमें से पिकअप करना है। लैंगिक जनन का डिसएडवांटेज है, लैंगिक जनन की हानि है, अनुकूलन, विभिन्नता, जीविता, धीमी प्रक्रिया। कौन सा सही है ये आपको पिकअप करना है इसमें से। डिसएडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एडेप्टेशन, वेरिएशन, लिविंगनेस, स्लो प्रोसेस। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है बेटा लैंगिक जनन का एडवांटेज है या लाभ है, एडवांटेज कौन सा है ये आपको पिकअप करना है। पहला अनुकूलन, दूसरा लैंगिक जनन का एडवांटेज है, दूसरा धीमी प्रक्रिया, तीसरा द्विजनकीय, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन ये है बेटा एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन का एडवांटेज है एडेप्टेशंस, स्लो प्रोसेस, बाई पेरेंटल, नन ऑफ द एबव। विच वन इज करेक्ट, कौन सा सही है। लैंगिक जनन का एडवांटेज है, पहला अनुकूलन, दूसरा धीमी प्रक्रिया, तीसरा द्विजनकीय, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। इनमें से कौन सा सही है ये आपको पिकअप करना है।
इस तरह से आपको ये सारे क्वेश्चन बता दिए गए हैं। लैंगिक जनन का एडवांटेज है एडेप्टेशन, स्लो प्रोसेस, बाई पेरेंटल, नन ऑफ द एबव। देख लें, इस तरह से क्लियर हो गए होंगे आपको ये क्वेश्चन जो बताए गए हैं बेटा। एक एक क्वेश्चन आपको बता दिया गया है। थैंक यू। इससे आगे आपको अगली क्लास में डिस्कस किया जाएगा। वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। ओके।